नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट संत गुरु घासीदास शासकीय महाविद्यालय कुरुद। और आज ये मेमोरी मैनेजमेंट का थर्ड लेक्चर है। इस पे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुकी हैं कि मैपिंग कैसे होता है, प्रोटेक्शन कैसे होता है, और भी बहुत सारे टॉपिक हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। डायनेमिक लिंकिंग क्या होती है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होते हैं, एक प्रोग्राम कितने सारे स्टेज से होकर गुजरता है, एड्रेस बाइंडिंग क्या होती है, बेस और लिमिट रजिस्टर कैसे होता है, रीलोकेटेबल एड्रेस क्या होते हैं, और ये सारे टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और आज ये भी हमने देखा था रिलोकेशन रजिस्टर कैसे काम करता है। ये सारे टॉपिक हम देख चुके हैं। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्वैपिंग, एक बेसिक में कंसेप्ट बचा हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे मेमोरी एलोकेशन, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट जो यूनिट मेमोरी मैनेजमेंट होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है मेमोरी एलोकेशन। और उसमें हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है और नॉन कंटिन्यूअस इसका एक दूसरा टाइप है। तो ये हम इस लेक्चर में नहीं देखेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड जितने कंसेप्ट है वो सारे देखेंगे हम। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, मेमोरी मैपिंग और हम प्रोटेक्शन जो होता है वो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं मेमोरी एलोकेशन में। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में जो हम देखेंगे वो है पार्टीशनिंग एलोकेशन मेथड देखेंगे। उसमें दो टाइप है, फिक्स पार्टीशनिंग, वेरिएबल पार्टीशनिंग, और इसके साथ ही फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है हम देखेंगे। और समय रहा तो हम कॉम्पैक्शन भी इसी लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं स्वैपिंग क्या होती है। तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है स्वैपिंग। जैसा कि आप यहाँ पर एक डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है मेन मेमोरी के अंदर, और जो दूसरा जो बड़ा सा स्पेस रखा हुआ है वो यूज़र प्रोसेस के लिए रखा हुआ है। और यहाँ पर एक बैकिंग स्टोर रखा हुआ है और एक तीर का निशान बना हुआ है, इससे ये शो करता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में ऐसी हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि प्रोसेसेस जो रन हो रहे हैं उसको जब उसकी आवश्यकता उस समय नहीं है रन करने की, उस प्रोसेस को हटाकर उसे बैकिंग स्टोर में रखा जाता है जो कि डिस्क होता है। और उसके बाद जिस प्रोसेस को हमको करेंटली रन करना होता है उस प्रोसेस को हम मेन मेमोरी में लोड करते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसको हम स्वैपिंग बोलते हैं। और इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी कहा जाता है। जब सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करता है तो वो कॉन्टेक्स्ट स्विच कहा जाता है। और तो यहाँ पे ये जो है ये स्वैपिंग है। तो ये प्रोसेस को मेन मेमोरी से हटा के डिस्क पे लोड करना और डिस्क से एक दूसरे प्रोसेस को कॉपी करके मेन मेमोरी में लोड करना। तो ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को स्वैपिंग बोला जाता है। अब ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि जिस मल्टी प्रोग्रामिंग में जिस प्रोसेस का काम हो चुका है उसको हम मेन मेमोरी से हटा देते हैं, और जिस प्रोसेस को करेंटली रन करना होता है उस प्रोसेस को हम मेन मेमोरी में कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि एक रूल इन और रूल आउट, और ये बैकिंग स्टोर जो होता है ये फास्ट डिस्क को बनाया जाता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है, जिसमें जितने भी यूज़र प्रोसेस हैं उनकी मेमोरी इमेज को रखी जा सके। मेमोरी इमेज प्रोसेस से तात्पर्य होता है कि किसी भी प्रोसेस का वो इमेज जिसे डायरेक्टली हम डिस्क से मेमोरी में लोड करते हैं तो उसे जो है प्रोसेसर्स कंफर्टेबली उसको क्या कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए। तो ऐसे प्रोसेस के इमेज को मेमोरी इमेज कहा जाता है। प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू दिस मेमोरी इमेज। इससे जो प्रोसेस को जो हमारा सीपीयू होता है उसको वो डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो जब भी कई बार लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस होते हैं
उनको हटा के हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को लाया जाता है। जब हम प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं तो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस को मेमोरी से हटाकर हायर प्रायोरिटी प्रोसेस अगर एग्जीक्यूशन के लिए आ जाता है तो उसे मेमोरी में लोड किया जाता है। और मेजर पार्ट ऑफ स्वैपिंग टाइम इज ट्रांसफ़र टाइम। तो जो मेजर सबसे बड़ा जो पार्ट होता है स्वैपिंग करने के लिए वो होता है ट्रांसफ़र टाइम, जो कि मेमोरी के साइज, जो कि प्रोसेस के साइज पर डिपेंड करता है। तो ये हमने देखा स्वैपिंग क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट स्विच भी इसी से रिलेटेड है। और हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं ताकि आपको और चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विच जो होता है, क्या होता है, जब सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करता है तो उसे कॉन्टेक्स्ट स्विच कहा जाता है। लेकिन हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि हम दूसरे प्रोसेस में जहाँ पर स्विच कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रोसेस P1 से हम P2 में स्विच कर रहे हैं, तो ये सारे प्रोसेस जिसको सीपीयू को स्विच करना है वो डिस्क पे रखे हों। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो प्रोसेसेस हमारे मेन मेमोरी में नहीं होते हैं। तो ये देखते हैं कि स्वैपिंग की ज़रूरत हमको कब पड़ती है। स्वैपिंग की ज़रूरत हमको तब पड़ती है जब हमें जिस प्रोसेस को लोड करना, जिस प्रोसेस को सीपीयू के द्वारा एग्जीक्यूट कराना हो, वह प्रोसेस सीपीयू पे करेंटली उस समय एग्जिस्ट ना करता हो और वो डिस्क पे रखा हो। तो हमें क्या करना है, उस प्रोसेस को लाके मेमोरी में लोड करना है। और दूसरा ये होता है कि हो सकता है कि डिस्क पे हमारे पास इनफ मेमोरी स्पेस अवेलेबल ना हो, तो वो जो प्रोसेस जिसको करेंटली एग्जीक्यूट नहीं करना है, उस प्रोसेस को हमको मेन मेमोरी से हटाकर डिस्क पे लोड करना होता है। तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्टेक्स्ट स्विच का टाइमिंग जो है काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्वैपिंग इन्वॉल्व होती है। हर बार कॉन्टेक्स्ट स्विच में स्वैपिंग इन्वॉल्व नहीं होती। कॉन्टेक्स्ट स्विच कहने का मतलब ये है जब सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करता है तो उस ये प्रक्रिया को कॉन्टेक्स्ट स्विच कहा जाता है। और हर बार कॉन्टेक्स्ट स्विच में स्वैपिंग इन्वॉल्व नहीं होती। कब इन्वॉल्व होगी, जब वो जो प्रोसेस है वो मेन मेमोरी में अवेलेबल ना हो और हमारे मेन मेमोरी में नए प्रोसेस, जो रिक्वायर्ड प्रोसेस जिसको एग्जीक्यूट कराना है, उसके लिए इनफ स्पेस अवेलेबल ना हो। ऐसे स्थिति में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में स्वैपिंग भी इन्वॉल्व होता है। और ऐसे केसेस में जो है कॉन्टेक्स्ट स्विच की टाइमिंग जो है बहुत हाई हो जाती है। जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इन स्वैपिंग इज वेरी हाई। एज्यूम स्वैपिंग 100 MB, जहाँ पर प्रोसेस का जो साइज है वो 100 MB बोला जा रहा है, 100 MB टू बैकिंग स्टोर विथ अ ट्रांसफर रेट ऑफ 50 MB। तो यहाँ पर जो होता है ट्रांसफर रेट जो है वो है 50 MB का। तो स्वैप आउट टाइम जो होता है वो हो जाता है 2 सेकेंड, जो होता है 2000 मिली सेकेंड। और स्वैप इन टाइम सेम साइज process also 2000 millisecond. The total context switch swapping component time is 4000। तो यहाँ पर जो एक प्रोसेस को हटा के दूसरे प्रोसेस को कॉपी किए, तो इसमें टोटल कितना समय लग गया हमको, इसमें हमें 4 सेकेंड का टोटल पीरियड लग जाता है। और कॉन्टेक्स्ट स्विच में और भी कुछ टास्क इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम यहाँ पर इग्नोर कर दे रहे हैं। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा टाइम यहाँ पर जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि द टोटल ट्रांसफर टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्वैप। तो जो टोटल ट्रांसफर टाइम होता है वो कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी अपन स्वैप कर रहे हैं उस पर होता है। तो ऐसा कॉन्टेक्स्ट स्विच जिसमें स्वैपिंग इन्वॉल्व होती है तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये होता है कि इसके लिए सॉल्यूशन ये यूज़ किया गया है कि हम उतने ही जो मेमोरी है, जो प्रोसेस है, उसका उतना ही पोर्शन कॉपी करें जितना कि हमको ज़रूरत है। तो इसकी सहायता से ये जो एक्स्ट्रा ओवरहेड है उसे कम किया जा सकता है। तो ये था, हमने कॉन्टेक्स्ट स्विच देखा, जो कि काफ़ी हमने डिटेल में इस चीज़ों को देखा है और काफ़ी हमने डिटेल में इसको देख लिया है।
और अगर सिंपली इसे कहा जाए तो स्वैपिंग क्या है, एक प्रोसेस को मेमोरी से हटाकर डिस्क पे लोड करना और डिस्क से प्रोसेस को फिर से एग्जीक्यूट कराना हो तो मेमोरी में लेकर आना, तो इस प्रोसेस को स्वैपिंग कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है मेमोरी एलोकेशन। तो मेमोरी एलोकेशन जो है मेमोरी मैनेजमेंट का सबसे मेन टास्क है कि जो प्रोसेस है उसको मेमोरी एलोकेट करना। इसमें पूरी चीज़ें आती हैं, मेमोरी को एलोकेट करना, मेमोरी को डी एलोकेट करना, कितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेट करना है, किस प्रोसेस को एलोकेट करना है, कब एलोकेट करना है, तो ये सारी चीज़ें आती है। तो अभी हम देखेंगे केवल मेमोरी एलोकेशन। तो यहाँ पर दो तरीके का मेमोरी एलोकेशन होता है, एक तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, दूसरा नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। तो हम पहले देखते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में यहाँ पर देख सकते हैं, ईच प्रोसेस इज कंटेन्ड इन अ सिंगल कंटिन्यूअस सेक्शन ऑफ मेमोरी। तो एक प्रोसेस होता है, उसको मेमोरी में कंटिन्यूअस सेक्शन में एलोकेट किया जाता है। तो इसके लिए हम पहले ये देखते हैं, मेन मेमोरी जो होती है, मेन मेमोरी मस्ट सपोर्ट ओएस एंड यूजर प्रोसेस। तो मेन मेमोरी में हमें दो चीज़ों को लोड करने की आवश्यकता होती है, सपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हमें रखना पड़ता है और यूजर प्रोसेस को भी हमको रखना पड़ता है। और हमारे पास जो होता है, हमारे पास रिसोर्स जो होता है, मेमोरी रिसोर्स है, वो लिमिटेड होता है, इसीलिए हमें इसको एफिशिएंटली इस्तेमाल करना पड़ता है। मेन मेमोरी इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू पार्टीशन। सामान्यतः मेन मेमोरी को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। तो एक भाग में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा जाता है, एक पोर्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा जाता है और दूसरे पोर्शन में यूजर प्रोसेस को रखे जाते हैं। मैं एक डायग्राम शो करता हूं इसके लिए सामने। जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक पोर्शन है जो यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और बाकी जो है यूजर प्रोसेसेस के लिए है। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, एक जो पोर्शन होता है वहां पे ओएस रखा होता है और बाकी जो पोर्शन होता है वो यूजर के लिए होता है। यूजर प्रोसेस रेसिडेंट ओएस यूजुअली प्लेस्ड इन द लोअर मेमोरी टुगेदर विद द इंटरप्ट वेक्टर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको लोअर मेमोरी में रखा जाता है। लोअर मेमोरी कहने का मतलब होता है जो मेमोरी का स्टार्टिंग पोजीशन, जहां से मेमोरी का एड्रेस 0 होता है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, मेमोरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम ऊपर पे रखा होता है। ईच प्रोसेस इज कंटेन इन अ सिंगल कंटिन्यूअस पोर्शन। तो आप जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं, हर जैसे कि प्रोसेस 5 है, प्रोसेस 8 है, तो इसे कंटिन्यूअस फॉर्म पे रखा जाता है। ऐसा नहीं कि आधा प्रोसेस 5 थोड़े से पोर्शन में रखा हुआ है, आधा फिर वो और किसी लोकेशन पे और होता है, ये यहाँ पर नहीं होता। कंटिन्यूअस में एक प्रोसेस कंटिन्यूअसली एक लोकेशन पे होता है। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन इज वन अर्लियर मेथड। ये सबसे पहले इस्तेमाल किए जाने वाला मेमोरी एलोकेशन मेथड है। ईच प्रोसेस इज प्लेस कंटिन्यूअसली टू ईच अदर इन द मेमोरी। हर प्रोसेस जो होता है मेमोरी में एक के बाद एक रखा जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम मेमोरी प्रोटेक्शन और मेमोरी एड्रेस मैपिंग में। अभी हम यहाँ पे अबाउट कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के बारे में हमने देखा है। अब हम नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो है मेमोरी मैपिंग एंड मेमोरी प्रोटेक्शन। तो ये हर में होता है, कोई भी एलोकेशन स्ट्रेटेजी हो, मेमोरी को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता होती है और मेमोरी के एड्रेस को मैप करने की आवश्यकता होती है। वर्चुअल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से मैपिंग करने की पॉलिसी होती है। तो अब इसमें ये कैसे होता है ये हम देखते हैं, कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि प्रोटेक्शन से तात्पर्य यह होता है कि जो एक प्रोसेस है वह दूसरे प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड और डेटा में किसी भी प्रकार का चेंजेस ना कर सके, तो इसको एंश्योर करने को ही क्या कहा जाता है, प्रोटेक्शन। और उसके लिए हमने रीलोकेशन रजिस्टर भी यूज किया था
और उसके साथ हमने बेस और लिमिट रजिस्टर का कंसेप्ट भी हम देख चुके हैं। तो वी कैन प्रोटेक्ट अ प्रोसेस मेमोरी बाय कंबाइनिंग द आइडिया ऑफ स्लाइड 5। यहाँ पर दोनों की हम रिलोकेशन वाला भी आइडिया यूज करेंगे और बेस और लिमिट रजिस्टर वाले दोनों आइडिया को यहाँ पर कंबाइन करके हम देखेंगे। फॉर ईच यूजर प्रोसेस, हर यूजर प्रोसेस के लिए रिलोकेशन रजिस्टर इज यूज टू प्रोटेक्ट यूजर प्रोसेस फ्रॉम ईच अदर। रिलोकेशन रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। एंड फॉर चेंजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कोड एंड डेटा फॉर ईच यूजर प्रोसेस, हर यूजर प्रोसेस के लिए रिलोकेशन रजिस्टर कंटेन द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट फिजिकल एड्रेस। तो स्मॉलेस्ट फिजिकल एड्रेस की वैल्यू जो है वो रिलोकेशन रजिस्टर के द्वारा होल्ड किया जाता है। जैसा हम पहले ये कंसेप्ट हम पहले देख चुके हैं, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ ये कंसेप्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलोकेशन रजिस्टर है और ये जो है जो फिजिकल, जो स्मॉलेस्ट फिजिकल एड्रेस होता है प्रोसेस का, वो कंटेन करके रखता है। और एक और हमने पहले देखा था बेस और लिमिट रजिस्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस और लिमिट रजिस्टर यूज किया जा रहा है। ये दोनों कंसेप्ट को अब हम यहाँ पर कंबाइन करके देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलोकेशन रजिस्टर कंटेन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट फिजिकल एड्रेस। ये हर प्रोसेस के लिए रिलोकेशन रजिस्टर होता है, हर प्रोसेस के लिए बेस और लिमिट रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। लिमिट रजिस्टर कंटेन द रेंज ऑफ लॉजिकल एड्रेस। तो लिमिट रजिस्टर जो होता है पॉसिबल रेंज ऑफ लॉजिकल एड्रेस को कंटेन करता है, कितने पॉसिबल एड्रेस जो होता है उस प्रोसेस के द्वारा जनरेट किया जा सकता है। ईच लॉजिकल एड्रेस मस्ट बी लेस देन द लिमिट रजिस्टर। तो हर लॉजिकल एड्रेस की वैल्यू जो है वो लिमिट रजिस्टर की वैल्यू से कम होना चाहिए। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है डायनेमिकली लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है, जैसा कि हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर सीपीयू लॉजिकल एड्रेस सेंड किया गया, यहाँ पर देखा जाता है कि वो जो लॉजिकल एड्रेस भेजा गया है उसकी वैल्यू लिमिट रजिस्टर से ज़्यादा, तो लिमिट रजिस्टर से उसकी वैल्यू कम तो नहीं है। अगर लिमिट रजिस्टर यहाँ पर चेक किया जाता है कि जो सीपीयू एड्रेस भेजा गया है उसकी वैल्यू लिमिट रजिस्टर से ज़्यादा है तो फिर उसे रिलोकेशन रजिस्टर में भेज दिया जाता है और प्लस करके ये उसे फाइनली मेमोरी के लिए भेज दिया जाता है। अगर वैल्यू लॉजिकल एड्रेस की वैल्यू लिमिट रजिस्टर की वैल्यू से छोटी है, ये चेक की जाती है। अगर छोटी होती है मतलब ये ठीक है, उसकी वैल्यू रिलोकेशन रजिस्टर की वैल्यू से ऐड करके फिजिकल एड्रेस निकाल लिया जाता है जिसे मेमोरी में भेज दिया जाता है। और अगर लॉजिकल एड्रेस की वैल्यू लिमिट रजिस्टर की वैल्यू से ज़्यादा होती है तो फिर वो एरर की सिचुएशन यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कंटिग्यूअस मेमोरी में हम प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पार्टीशनिंग की ओर। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर हमने मेमोरी मैपिंग और प्रोटेक्शन हमने यहाँ पर देख लिया है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन स्कीम। तो ये जो होता है दो प्रकार की होती है पार्टीशनिंग, फिक्स्ड पार्टीशनिंग और वेरिएबल पार्टीशनिंग। तो हम ये देखते हैं ये दोनों फिक्स्ड पार्टीशनिंग और वेरिएबल पार्टीशनिंग क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं फिक्स्ड पार्टीशनिंग। तो फिक्स्ड पार्टीशनिंग में
फिक्स्ड पार्टीशन में इन दिस मेथड मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इन फिक्स्ड साइज पार्टीशन। इसमें मेन मेमोरी को कई सारे फिक्स्ड साइज के पार्टीशन में डिवाइड कर दिया जाता है। ईच प्रोसेस कैन ऑक्यूपाई ओनली वन पार्टीशन। हर प्रोसेस, प्रत्येक जो एक प्रोसेस होता है उसको केवल एक पार्टीशन में रखा जा सकता है। एक पार्टीशन में एक से ज़्यादा प्रोसेस को नहीं रखा जा सकता। साइज ऑफ पार्टीशन कैन बी डिफर फ्रॉम ईच अदर। और जो होता है साइज जो होता है पार्टीशन की वो अलग अलग हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टीशनिंग की साइज एक हो, और चाहे तो वो सेम भी हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटी है। ये दोनों हम एग्जांपल के साथ देखेंगे। ये इजी टू इम्प्लीमेंट होता है, ये इसका एडवांटेज है। लेकिन यहाँ पर जो मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री है वो लिमिटेड हो जाती है जितने नंबर ऑफ हमारे पास पार्टीशन होते हैं उस पर, और एक प्रोसेस की साइज जो है वो भी लिमिटेड हो जाती है जितना एक सिंगल पार्टीशन की साइज होती है। यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन दोनों का प्रॉब्लम होता है। ये दोनों ही फ्रेगमेंटेशन हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पार्टीशनिंग के लिए हम एक एग्जांपल आपके सामने रख रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमने दोनों तरह की पार्टीशनिंग का यूज़ किया है। अनइक्वल साइज के पार्टीशन भी यूज़ किए हैं, और एक दूसरा एग्जांपल लिया है जिसमें हमने इक्वल साइज के पार्टीशन का इस्तेमाल किया है। तो जो अनइक्वल साइज के पार्टीशन है हम पहले ये डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर पहला जो पार्टीशन है वो 4 KB का है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है, और दूसरा पार्टीशन है जो कि 4 KB का है, तीसरा 8 KB का है, और चौथा जो है वो 16 KB का है। तो सबसे पहले पार्टीशन में ये P3 रखा हुआ है जो 3 KB जो है ऑक्यूपाइड किया हुआ है, और 1 KB जो है इस पार्टीशन का खाली रखा हुआ है। दूसरा प्रोसेस है P2 की साइज 2 KB की है, और उसको जो है 8 KB वाले पोर्शन में रखा हुआ है, क्योंकि ये सारे जो प्रोसेस हैं वो इसी सीक्वेंस पे अराइवल हुए हैं, तो उसी सीक्वेंस में इसको जो मेमोरी जो पार्टीशन है वो एलोकेट किए गए हैं। अब एक प्रोसेस P3 है जिसकी साइज 8 KB की है, तो उसको जो 16 KB वाला जो मेमोरी स्पेस है उसका 8 KB पोर्शन अलॉट किया गया है। दो और हमारे पास प्रोसेस आए हैं जो P1, P2, P3 के बाद आया है, वो है P4 और P5। तो P4 की साइज़ जो है वो 9 KB की है, और P5 की साइज़ 1 KB है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर P4 की साइज़ 9 KB की है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग जगहों पर 9 KB अवेलेबल है। जैसे इस 16 KB वाले पोर्शन में ये 8 KB का जो मेमोरी एलोकेशन है वो फ्री है, और यहाँ पर 8 KB वाले में यहाँ पर 6 KB फ्री है, और यहाँ पर 4 KB वाले में 1 KB फ्री है। तो इन तीनों को अगर जोड़ा जाए तो 1 KB प्लस 6 KB ये 7 KB हो गया, और 7 प्लस 8 ये हो जाते हैं टोटल 15 KB मेमोरी हो जाते हैं, जो कि पर्याप्त हैं इस 9 KB के 9 KB के प्रोसेस को रखने के लिए। लेकिन फिर भी हम इसे यहाँ पर नहीं रख सकते। इसका कारण यह है कि ये अलग अलग जगहों पे हैं और इसको हम कंबाइंड नहीं कर सकते। तो ये जो इसी को ही कहा जाता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। मेमोरी हमारे पास उपलब्ध है लेकिन हम उस मेमोरी को प्रोसेस को अलॉट नहीं कर सकते जो कि अलग अलग लोकेशन पर रखा हुआ है। इसे कहा जाता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ पर एक और प्रोसेस है P5 जिसकी साइज 1 KB की है। इसको रखने के लिए आप देख सकते हैं हमारे पास तीन फ्री पोर्शन रखे हुए हैं ब्लॉक के, लेकिन हम इसको अलॉट नहीं किए जा सकते क्योंकि फिक्स पार्टीशनिंग में एक रूल होता है कि एक पार्टीशन में केवल एक ही ब्लॉक एक ही प्रोसेस को रखा जा सकता है। तो ये जो होता है इसे कहा जाता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। मतलब एक ब्लॉक है, ब्लॉक का फ्री स्पेस रखा हुआ है, लेकिन उस फ्री स्पेस को किसी के द्वारा किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा ऑक्यूपाई नहीं किया जा सकता। इसे कहा जाता है
इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो अब ये हम इक्वल साइज वाले पार्टीशन में भी इसी एग्जांपल को देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं P1 को 4 KB, यहाँ पर जो है पूरा जो मेमोरी है वो जो होता है 4 KB के पार्टीशन में डिवाइडेड है, 4 KB के पार्टीशन में डिवाइडेड है। और तो यहाँ पर हमने रख पाया है P1 को, P2 को और P5 को। यहाँ पर हमने P3 को नहीं रख पाए हैं और ना ही P4 को रख पाए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो पार्टीशनिंग है, ये पार्टीशन है वो फिक्स्ड है और इसमें कोई भी दो पार्टीशन को हम यहाँ पर कंबाइंड नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर भी ये P3 और ये जो P4 है इसको हम यहाँ पर मेमोरी अलॉट नहीं कर पाए हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फिक्स्ड पार्टीशनिंग। तो फिक्स्ड पार्टीशनिंग को सॉल्व इसके जो लिमिटेशन थे उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक आया वेरिएबल पार्टीशनिंग। तो वेरिएबल पार्टीशनिंग में क्या होता है, जो पूरा मेमोरी जो ब्लॉक होता है उसको फ्रीली ब्लॉक समझा जाता है। इनिशियली वेरिएबल में यहाँ पर वेरिएबल साइज के ब्लॉक क्रिएट किए जा सकते हैं। इनिशियली ऑल मेमोरी इज अवेलेबल फॉर द यूजर प्रोसेस एंड is considered one large block of available memory. In this method, free memory block is partitioned according to the size of process to which memory block is allocated, and the remaining portion of the memory block is again considered as a free block, free memory portion, and can be allocated to other process. तो वेरिएबल पार्टीशनिंग में क्या होता है कि वेरिएबल पार्टीशनिंग में जो पूरा का पूरा मेमोरी ब्लॉक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के एरिया को छोड़ के उसे फ्री ब्लॉक कंसीडर किया जाता है। और जैसे जैसे प्रोसेस आते हैं तो जितनी प्रोसेस की साइज होती है उतना मेमोरी ब्लॉक उसे एलोकेट किया जाता है और जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसे एज अ फ्री ब्लॉक कंसीडर किया जाता है और उसे किसी भी दूसरे प्रोसेस को अलॉट किया जा सकता है वेरिएबल पार्टीशनिंग में। तो वेरिएबल पार्टीशनिंग का एडवांटेज क्या है, यहाँ पर जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो लिमिटेड नहीं होती, मतलब कितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस को मेमोरी में लोड किया जा सकता है, कोई यहाँ पर लिमिटेशन नहीं होती। देयर इज नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वाली बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि जितने भी फ्री ब्लॉक्स अवेलेबल होंगे मेमोरी में उन सभी को किसी ना किसी प्रोसेस को एलोकेट किया जा सकता है। और इनिशियली इन दिस मेथड अ प्रोसेस कुड बी साइज ऑफ कंप्लीट लार्ज ब्लॉक। तो इनिशियल स्टेट में जैसा कि एक बड़े से जो प्रोसेस है उसको मेमोरी एलोकेट हम कर सकते हैं, जो कि हम फिक्स पार्टीशनिंग में नहीं कर सकते। इसका डिसएडवांटेज ये होता है, इसमें यहाँ पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है इस पे और इम्प्लीमेंट करने में ये डिफ़िकल्ट होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसके थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक सिचुएशन है जहाँ पर हमारे पास ये 2 KB में ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है और ये 2 KB मेमोरी जो है वो फ्रीली रखी हुई है और ये P1 जो है वो ½ KB में एलोकेटेड है और यहाँ पर P1 और P2 के बीच में 3 KB का जो फ्री मेमोरी ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पर P2 और P3 के बीच में 1 KB का फ्री ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पर ये P3 के जस्ट बाद एक 5 KB का मेमोरी ब्लॉक रखा हुआ है। तो ये एक हमने सिचुएशन कंसिडर की है। और अगर इस सिचुएशन पे अगर कोई 6 KB का कोई प्रोसेस आता है तो यहाँ पर हमारे पास फ्रीली मेमोरी ब्लॉक्स तो अवेलेबल हैं लेकिन वो एक साथ नहीं रखे हुए हैं। तो हम ये P4 को यहाँ पर मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाएंगे, मेमोरी में लोड नहीं कर पाएंगे और यही एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिजल्ट करता है। अगर कोई छोटा प्रोसेस आता है
तो हम ज़रूर उसको मेमोरी एलोकेट कर पाएंगे। जैसे कि अगर कोई प्रोसेस आता है जिसकी साइज़ 2 KB की है, 1 KB की है, आधे KB की है या 4 KB की है, तो सबको एलोकेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 6 KB को जो प्रोसेस है उसको एलोकेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो पोर्शन जो फ्री स्पेस है वो अलग अलग पोर्शन पे रखे हुए हैं। यहाँ पर अभी हम देखेंगे वेरिएबल पार्टीशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं कि अगर कोई जैसे कि प्रोसेस P2 अगर फ्री हो जाता है तो ये जो पूरा एरिया है P1 और P3 के बीच को इसको कंबाइंड करके एक नया फ्री होल बना लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एडजेसेंट फ्री जो होल होते हैं, मेमोरी एरिया होता है, उसे वेरिएबल पार्टीशनिंग में कंबाइंड किया जा सकता है, फिक्स पार्टीशनिंग में कंबाइंड नहीं किया जा सकता। तो हम यहाँ पर अब नेक्स्ट देखते हैं एलोकेशन पॉलिसी, देखते हैं कि अगर हमारे पास कितनी तरीके से हम जो है फ्री ब्लॉक को जो अलग अलग प्रोसेस हैं उसको एलोकेट कर सकते हैं। हाउ टू सेटिस्फाइड अ रिक्वेस्ट ऑफ साइज एंड फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ फ्री होल। तो लिस्ट ऑफ फ्री होल्स हैं हमारे पास, और अगर कई सारे प्रोसेस की रिक्वेस्ट आती है तो उसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 मेथड है, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट। तो फर्स्ट फिट में क्या होता है, एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ, है ना। तो जो कोई प्रोसेस आया है और तो उसको जो पहला हमें फ्री होल मिलेगा जो कि इस प्रोसेस को एक्यूपाई जो कि उस प्रोसेस के लिए पर्याप्त हो, तो उस प्रोसेस को वो फ्री ब्लॉक एलोकेट कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है बेस्ट फिट। तो बेस्ट फिट में क्या होता है, बेस्ट फिट में पूरा का पूरा जितने भी फ्री होल होते हैं उसको स्कैन किया जाता है और यह देखा जाता है कि कौन सा जो मेमोरी फ्री जो होल है वो कि स्मॉलेस्ट है और जो कि इस प्रोसेस को रख सकता है, तो उस पे उस ब्लॉक को एलोकेट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट में देखा जाता है कि ऐसा कौन सा ब्लॉक है जो सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा ब्लॉक होता है उसमें उसको उस ब्लॉक को जो प्रोसेस है उसको एलोकेट कर दिया जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जिससे ये तीनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ आप एक डायग्राम देख पा रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग मेमोरी मैप। ये एक मेमोरी मैप बना हुआ है। यहाँ पर प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 रखा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास 10 KB का फ्री ब्लॉक है और P2 के बाद और P3 के बीच में 16 KB का फ्री ब्लॉक रखा हुआ है और P3 के बाद 4 KB का फ्री ब्लॉक रखा हुआ है। तो ये तीनों एल्गोरिथम, और हमारे पास एक नया प्रोसेस आया है P4 जिसकी साइज है 3 KB की। तो हम अगर फर्स्ट फिट एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे तो फर्स्ट फिट एल्गोरिथम के द्वारा जो होता है, हम सबसे जो 10 KB का जो पहला ब्लॉक दिख रहा है उसको ही हम किसको एलोकेट कर देंगे, P4 को एलोकेट कर देंगे। और जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम पे देख पा रहे हैं, सबसे जो पहला वाला यहाँ पे बना हुआ है जहाँ पर कर्सर है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बेस्ट फिट एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे तो बेस्ट फिट का एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो 4 KB ब्लॉक है हम उसको एलोकेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यह मतलब सबसे स्मॉलेस्ट है और इस प्रोसेस P4 को होल्ड कर सकता है। और यहाँ पर जो एक अब अगर वर्स्ट फिट हम देखेंगे तो वर्स्ट फिट में ये जो 16 KB का जो मेमोरी ब्लॉक है उसको एलोकेट किया जाएगा P4 के लिए। तो ये हमने देखा फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट एल्गोरिथम कैसे काम करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट में हम कॉम्पैक्शन देखेंगे।
और हम देखेंगे पेजिंग क्या होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।